आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरब बादशाहों ने इजराइल के आगे डाले हथियार। अरबों का रवैया कतर में हुए हमले से भी ज्यादा शर्मनाक। गजा शहर की मुकम्मल घेराबंदी, 6 अक्टूबर तक होगा गजा मुकम्मल, खाली इजरायली मीडिया। पाक सऊदी समझौते पर भारत का रद्द अमल, वजारत खारजा ने कहा कौमी हितों की हिफाजत करेंगे। बांग्लादेश में फिर हो सकती है बगावत, मुसलमान यूनुस सरकार से सख्त नाराज। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ इलेक्शन कमीशन पर हमला, बोले ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। कर्नाटक में भी एसआईआर की तैयारी शुरू, इन जरूरी दस्तावेजों की होगी जरूरत। डेहरी बेगूसराय से शाह कमीशन बिहार शुरू, 2400 लीडरान के साथ शाह की सीक्रेट मीटिंग। बाहुबली अनंत सिंह के इलाके में दहाड़े तेजस्वी यादव, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने अवाम को बांटा कलम। बिहार के ग्रेजुएट नौजवानों को सीएम का तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। गोरखपुर कुशीनगर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, एनिमल स्मगलर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। नक्सलियों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन जारी, बीजापुर और गढ़चिरौली में 4 माओवादी ढेर। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही, 3 गांव तबाह, लापता लोगों की तलाश जारी। दिल्ली दंगे में गढ़े गए सबूत, झूठे गवाह और फर्जी मुकदमे, अदालतों ने बरी किए कम से कम 17 मुलजिम। दुबई के बुर्ज खलीफा पर छाए पीएम मोदी, मिली बर्थडे की मुबारकबाद, सामने आया वीडियो। संभल में होटल पर चला बुलडोजर, नोटिस के बावजूद नहीं हटाई थी गैर कानूनी तामीर। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। कतर की जमीन पर इजराइल के अचानक हमले के बाद अरब लीग और इस्लामिक ताउन तंजीम OIC फौरन नाराज हो गए। दोनों तंजीमों ने दोहा में इमरजेंसी बैठकें बुलाई, जहां सेशंस में जोरदार तकरीरों का बोलबाला रहा। लीडरान और वफूद ने कतर के लिए अपने अटूट हिमायत का ऐलान किया और इस हमले को सिर्फ एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया पर हमला बताया। कुछ अरकान ने इजरायली कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए अरब नाटो के तश्कील जैसी जुर्रतमंद तजवीज रखी और फौजी जवाबी कार्रवाई पर भी गौर किया। फिर जैसा कि पिछले बहरानों में हुआ है, ये हंगामा ठोस कार्रवाई में तब्दील नहीं हो सका। मजम्मत, वार्निंग और एकजुटता के अलामती इशारों के बाद सरबराही इजलास सिर्फ सख्त अल्फाज वाली तजावीज के साथ खत्म हुआ। अरब और मुस्लिम एकता के वादे एक बार फिर खोखले बयानबाजी में बदल गए। अरब लीग और OIC के बैनर तले लगभग 50 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, लेकिन कतर के जरिए इजराइल की मजम्मत और उसके साथ एकजुटता के अलावा सरबराही इजलास में ऐसी कोई तजवीज़ नहीं रखी गई जिससे इजराइल के रवैये में बदलाव आए। दिलचस्प बात यह है कि सरबराही इजलास की तजवीज़ के लहजे में तजाद था। जहाँ लीडरान ने जाहिरात के खिलाफ मज़ाहमत की बात की, वहीं रस्मी दस्तावेज में अपने दिफा के अलावा ताकत का इस्तेमाल न करने, खुद मुख्तारी का एहतराम और तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। इसमें रुकन ममालिक से इजराइल के खिलाफ उसकी खिलाफ वर्जियों के जनाब में कानूनी, सिफारती, इकनॉमी या सियासी इकदाम करने की अपील की, जिसमें पाबंदियाँ, हथियार पर पाबंदी और सियासी ताल्लुकात कम करना या उनका जायजा लेना शामिल है। हालांकि कोई खास फैसला नहीं लिया गया। कतर के खलीज पड़ोसियों और इलाकाई इत्तेहादियों के रुख पर गौर करने पर यह तजाद और भी साफ हो जाता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात, UAE, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को, जो सभी इजराइल को तस्लीम करते हैं, ने मोहतात रुख अपनाया। खास तौर से UAE, बहरीन और मोरक्को, जिन्होंने 5 साल पहले इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए थे, इन्होंने भी अपने सरबराहान को नहीं भेजा। इसके बजाय उन्होंने अपने नुमाइंदों को भेजा, जिससे इजराइल की मुखालफत करने या वाशिंगटन के साथ अपने नए रिश्ते से समझौता करने का इशारा मिला। जब मीडिया हलकों में सरबराही इजलास की चर्चा हो रही थी तो इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पोजीशन पर और जोर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने वार्निंग दी कि हमास लीडर जहां भी हों महफूज नहीं होंगे, जिससे ये इशारा मिलता है कि कतर की सरहदों के बाहर और हमला होने के इम्कान है। उन्होंने इजराइल के अपनी सरहदों से बाहर अपने हक के दिफा का दावा करने के हक को दोहराया, जिसमें उसने अपने कतर पर हमले को सही ठहराया। इस बीच विदेश मंत्री रूबियो ने वाशिंगटन की कूटनीति को बैलेंस करने की कोशिश की। दोहा के दौरे पर उन्होंने कतर के अमीर से मुलाकात की और हमास को खत्म करने के इजराइल के ऑपरेशन के लिए अमेरिका की अटूट हिमायत को दोहराया। वाशिंगटन में जब सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या नेतन्याहू ने कतर पर दोबारा हमला न करने का वादा किया है, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया और अमेरिका के रुख को लेकर कोई साफगोई नजर नहीं आई। सरबराही इजलास के आखिरी ऐलान में अरब लीग और OIC के सभी ममालिक ने
खुद मुख्तारी, आज़ादी और हिफाजत के लिए अपने आज़म को दोहराया। इसमें हमले का जवाब देने के इंतजामाई फर्ज पर जोर दिया गया और हमारे मुमालिक की सलामती की किसी भी खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं किया जाएगा। फिर भी इस बयानबाजी ने एक लंबे वक्त से चले आ रहे सवाल को और गहरा कर दिया है। अगर ऐसी एकजुटता मौजूद है तो अरब लीग और OIC दोनों के सभी अरकान ने फिलिस्तीन में इसराइल की बेरहम बर्बरता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फिलिस्तीनी लगातार हमले झेल रहे हैं और बेघर होते जा रहे हैं। फिर भी मुस्लिम दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन मजम्मत और बेअमली के उसी चक्कर में उलझी हुई है। इजरायली फौज ने गजा शहर से दुनिया का राबता खत्म कर और दुनिया में आवाज पहुंचाने की सहूलत खत्म कर दी है। एक खुफिया ऑफिसर ने कहा, हमारे ख्याल के मुताबिक शहर में 7,500 मुसल्ला अफराद मौजूद हैं। इससे पहले फिलिस्तीनी ज़राए ने बताया था कि इजरायली फौज ने गजा शहर में सभी टेलीफोनिक सहूलियतें बंद कर दी हैं। इजरायली फौजी गाड़ियां शुमाली मगरबी गजा शहर की तरफ बढ़ रही हैं और फौज शुमाली गजा में धमाका खेज से लदे रोबोटों को उड़ा रही है। इस बीच पिछले 24 घंटों में इजरायली फिजाई हमलों में 99 फिलिस्तीनी हलाक हुए, जिसमें से 77 शुमाली गजा में मारे गए। ज़राए के मुताबिक इजरायली बमबारी ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें बेघरों के लिए टेंट, आवाम का हुजूम और मदद का इंतजार कर रहे लोग शामिल थे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जबकि इजरायली वजीर दिफा काट्स ने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो इसराइल की शर्तें नहीं मानता है तो गजा में और बड़ा हमला किया जाएगा। काट्स ने बुध को जारी एक बयान में कहा कि अगर हमास कैदियों को रिहा नहीं करता है और हथियार नहीं डालता है तो गजा तबाह हो जाएगा, जुल्म और कत्ल करने वाले हमास का मकबरा बन जाएगा। इजरायली फौज ने हाल के हफ्ते में गजा शहर के शहरियों को बार बार वार्निंग दी है कि शहर छोड़कर शुमाली इलाके में चले जाएं, क्योंकि फौज शहर पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर हमास ने कहा है कि गजा शहर में इसराइल की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी और इंसानी सफाई का जंग में एक नया बाब है। लगातार इसराइली बमबारी ने गजा शहर के बड़े हिस्से को मलबे में बदल दिया है, जबकि गजा पर इसराइली फौजी ऑपरेशन में अब तक कम से कम 64,964 लोग मारे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर शहरी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बेहद संजीदा इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को बचा रहे हैं और उनके पास इस बात के गहरे सबूत भी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले की जांच कर रही CID ने पिछले 18 महीनों में इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी है। इन चिट्ठियों में CID ने कुछ मामूली इत्तला मांगी थी, जैसे कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले IP एड्रेस और डिवाइस डिटेंशन पोर्ट्स की जानकारी। इसके अलावा OTP ट्रेल की फहरिस्त भी मांगी गई थी। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने इस 18 चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच से पता चला कि कर्नाटक के कांग्रेस के मजबूत बूथों पर बड़े पैमाने पर अक़लियती, दलितों, आदिवासियों और OBC समुदाय के वोटरों के नाम हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने इसे मुल्क के नौजवानों को ये दिखाने के लिए एक और सबूत बताया कि इंतखाबात में किस तरह से धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एक सीट पर 6,018 वोट हटाए गए और ये तादाद इससे कहीं और ज़्यादा हो सकती है। राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वो इस मियाद में CID को मांगी गई जानकारी नहीं देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने वालों का बचाव कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका ये इल्ज़ाम 100% सबूतों पर मबनी है और अभी तो हाइड्रोजन बम आना बाकी है। इन इल्ज़ामों पर तुरंत इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत हैं। कमीशन ने वाजे किया कि किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता और नाम हटाने से पहले उस शख्स को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। दिल्ली की अदालतों ने साल 2020 के दंगों से जुड़े कम से कम 17 मामलों में मुलजिमों को गढ़े गए सबूत, फर्जी गवाह और फर्जी मुकदमे का हवाला देते हुए बरी कर दिया है। जजों ने जांच के दौरान दिल्ली पुलिस पर संगीन सवाल उठाए हैं। दिल्ली की अदालतों ने साल 2020 के दंगे से जुड़े कम से कम 17 मामलों में मुलजिमों को गढ़े गए सबूत, फर्जी गवाह और फर्जी मुकदमे का हवाला देते हुए बरी कर दिया है, जिसमें एक साफ पैटर्न दिखा कि जजों ने बार बार दिल्ली पुलिस से गंभीर सवाल उठाए। जिन 116 मामलों में अब तक फैसले आए हैं उनमें से 97 मामलों में मुलजिम बरी हो चुके हैं। कम से कम 12 अहकामात में अदालतों ने पाया कि पुलिस ने आर्टिफिशियल गवाह पेश किए या तो गढ़े हुए सबूत रखे। 2 मामलों में गवाहों ने अदालतों को बताया कि पुलिस अफसरान ने उनसे बयान लिखवाया था। पिछले महीने एडिशनल सेशन जस्टिस परवीन सिंह ने एक फैसले में पुलिस जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि जांच अफसरान ने सबूतों के साथ बड़े लेवल पर मिलावट की गई है। ऐसे मामलों से लोगों का कानून और तफ्तीश पर से भरोसा उठ जाता है। साल 2020 में
शहरियत तरमीम कानून के मुजाहिरीन के दौरान राजधानी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में कई ऐसे अहकाम सामने आए हैं जिसमें अदालत ने इस्तिगासा का मामला पूरी तरह खारिज कर दिया। एक जज ने कहा कि एक अहम गवाह का वजूद ही शक के घेरे में है और ये नकारा नहीं जा सकता कि वो शख्स फर्जी हो सकता है। दो एक जैसे मामलों में अदालत ने ये नतीजा निकाला कि पुलिस जानती थी कि उनका केस गड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना जरूरी नहीं समझा। अदालतों के ये सख्त तबसरे बताते हैं कि दिल्ली की सबसे बदतरीन फिरके वाराना तशद्दुद की जांच में संगीन खामियां रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक स्ट्रेटेजिक दिफाई समझौते पर भारत ने अपना पहला रद्द-ए-अमल जारी किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार उस समझौते के इम्प्लीकेशंस का जायजा लेगी जो कौमी सलामती, इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रियाद में एक स्ट्रेटेजिक दिफाई समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो उसे दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को इस घटनाक्रम की जानकारी पहले से थी और वो अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत अपने कौमी हितों की हिफाजत और सभी इलाकों में नेशनल सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। माहिरीन का मानना है कि ये समझौता भारत के लिए कई तरह से तशवीश की वजह हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है और इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखेगी और अपनी सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। कर्नाटक में जल्द ही वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का अमल शुरू होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद ये मुहिम राज्य में चलाई जाएगी, जिसका मकसद वोटर लिस्ट से गैर कानूनी वोटरों को हटाना और अहल शहरियों के नाम तस्दीक करना है। इस अमल में 5.4 करोड़ से ज्यादा वोटरों की जांच की जाएगी, जिसके लिए 58,000 से ज्यादा बूथ लेवल के अफसर घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। ये मुहिम 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाकर चलाई जाएगी, जो कर्नाटक में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का साल था। जिन लोगों के नाम 2002 के बाद जोड़े गए हैं उनसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे। हालांकि सभी वोटरों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्शन अफसर ने बताया कि गिनती के फॉर्म और हैंडबुक वाली BLO किट अगले हफ्ते भेजी जाएगी और तैयारी 25 सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। दस्तावेज के मेयार उम्र के मुताबिक अलग अलग होते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए वोटर, इन्हें 12 में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। आधार कार्ड को सिर्फ पहचान पत्र के रूप में कबूल किया जाएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए वोटर, इन्हें 2 दस्तावेज पेश करने होंगे। इनमें से एक खुद की बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा वालिदैन में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि वालिदैन में से कोई एक गैर मुल्की शहरी है तो उनके पासपोर्ट और वीजा का ब्यौरा देना होगा। इस मुहिम के लिए जिला इलेक्शन अफसरान और रजिस्टर्ड अफसरान के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए जा चुके हैं और सियासी दलों के साथ भी बातचीत पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये यकीन दहानी करने का हुक्म दिया है कि इस अमल के दौरान कोई भी अहल शहरी वोट देने के हक से महरूम ना रह जाए। RJD लीडर ने मोकामा में कहा कि तेजस्वी नई सियासत की शुरुआत करेगा। जब सरकार बनेगी तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगी उसको तेजस्वी नौकरी देगा। बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने आवाम के बीच कलम बांटा। मोकामा साबिक MLA अनंत सिंह का गढ़ है। जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो हजारों की तादाद में सपोर्टर की भीड़ जुट गई। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि मोकामा में लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं, तेजस्वी मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा। तेजस्वी नई सियासत की शुरुआत करेंगे। आप लोगों के बीच नई सियासत की शुरुआत करने आए हैं। जब हुकूमत बनेगी तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगी उसे तेजस्वी नौकरी देंगे। कलम बांटते हुए वीडियो को तेजस्वी यादव ने अपने X हैंडल पर भी शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि युवा अगर बेरोजगार है तो सत्ता गुनहगार है और इस गुनाह की सजा आवाम तय करेगी। बिहार में आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों के बीच केंद्रीय वजीर दाखिला अमित शाह ने मिशन बिहार की शुरुआत कर दी है। अपने बिहार दौरे के दौरान शाह ने डेहरी और बेगूसराय में पार्टी कारकुनान और लीडरान के साथ अहम बैठकें की। इन बैठकों का मकसद आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करना है। अमित शाह ने डेहरी में
मगध और शाहाबाद इलाके के लीडरान के साथ बैठक की, जबकि बेगूसराय में उन्होंने मुंगेर और बेगूसराय जिले के लीडरान से बातचीत की। इन बैठकों में उन्होंने पिछले चुनाव नतीजों का जायजा लिया और बूथ स्तर तक के कारकुनान से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 2400 लीडरान से बात की। शाह ने कारकुनान में जोश भरने और उन्हें जमीनी सतह पर काम करने के लिए तरगीब दी। इन बैठकों के जरिए से बीजेपी ने बिहार में अपनी पोजीशन को मजबूत करने और इत्तेहाद के इत्तेहादियों के साथ मिलकर 225 सीटों का हदफ हासिल करने की हिकमत अमली बनाई है। इस दौरे में अमित शाह ने अपोजिशन खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सरकार पर चारा घोटाले और दूसरे करप्शन को लेकर निशाना साधा। शाह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अपोजिशन लीडर भी अपनी अपनी यात्राओं के जरिए से आवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शाह का ये कदम बिहार में आने वाले असेंबली इलेक्शन के मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहा है, जहां एनडीए और अपोजिशन इत्तेहाद के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। यूपी के गोरखपुर में एनिमल स्मगलर ने नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के दीपक गुप्ता के कत्ल के बाद हरकत में आई गोरखपुर पुलिस ने 3 मुलजिमों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनमें एक मुलजिम को पैर में गोली लगी है। जानवरों की चोरी करने आए चोरों ने तालिब इल्म दीपक का कत्ल करने के बाद उसकी लाश गांव से 4 किलोमीटर दूर फेंककर फरार हो गए। हालांकि गांव वालों ने जानवर चोरों की एक गाड़ी को आग के हवाले कर एक जानवर चोर को गिरफ्तार कर लिया था। गोरखपुर की पिपराइच और कुशीनगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जानवर चोर रहीम को पुलिस ने पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो पुलिस ने मुलजिम की बाइक और तमंचा भी बरामद किया। मुठभेड़ के दौरान मुलजिम पुलिस की टीम पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों की तलाश में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। पुलिस ने 2 और मुलजिम छोटू और राजू को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। 2 मुलजिमों के ऊपर इनाम भी रखा गया है। पुलिस की 5 टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। गोरखपुर के एसएसपी ने बताया कि पिपराइच थाना में महुआ चाफी गांव में हुई घटना में गोरखपुर की पिपराइच और कुशीनगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रहीम की गिरफ्तारी हुई है। उसकी तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और मुलजिमों छोटू और राजू को भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक होटल को मुनहदिम कर दिया है। ये होटल मोहम्मद सईदुद्दीन नामक शख्स चला रहा था और इंतजामिया का कहना है कि इसकी तामीर बिना किसी जरूरी नक्शा पास करे की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक होटल को मुनहदिम कर दिया है। ये होटल मोहम्मद सईदुद्दीन नामी शख्स चला रहा था और इंतजामिया का कहना है कि इसकी तामीर बिना किसी जरूरी नक्शा पास कराए की गई थी। इंतजामिया ने इस होटल को गिराने से पहले होटल मालिक को कई बार नोटिस जारी किए ताकि वो खुद ही गैर कानूनी तामीर को हटा ले। हालांकि जब नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और गैर कानूनी तामीर नहीं हटाया गया तो इंतजामिया ने बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर इसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई की मुखालफत करने के लिए होटल मालिक मोहम्मद सईदुद्दीन और कुछ मकामी लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते हुए होटल को पूरी तरह से मुनहदिम कर दिया। मकामी अफसरान ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई उन सभी गैर तामीरात के खिलाफ जारी रहेगी जो बिना इजाज़त तामीर किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की तामीर शुरू करने से पहले मुतालिका डिपार्टमेंट से ज़रूरी इजाज़त और नक्शा पास करा लें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की कार्रवाई से बचा जा सके। यह वाकया दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है। बांग्लादेश में प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और डांस टीचर्स की तकर्रूरी के मंसूबे का बुनियाद परस्त तंजीमों ने मुखालफत की। वो मजहबी तालीम को तरजीह देने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और डांस टीचर्स की तकर्रूरी के मंसूबे का बुनियाद परस्त तंजीमों ने मुखालफत की। वो मजहबी तालीम को तरजीह देने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश का तालीमी निजाम इस वक्त बड़े तनाजे के मरकज में है। मोहम्मद यूनुस इंतजामिया ने नेशनल तालीम पॉलिसी के तहत प्राइमरी स्कूलों में म्यूजिक और डांस टीचर्स की तकर्रूरी की तजवीज रखी है, लेकिन जमाते इस्लामी, खिलाफत मजलिस और बांग्लादेश खिलाफत तहरीक जैसे बुनियाद परस्त ग्रुप्स ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। इन तंजीमों का कहना है कि कम उम्र में म्यूजिक और डांस सीखने से मजहबी तालीम कमजोर हो जाएगी। इससे बच्चे नास्तिक बन सकते हैं और अगली पीढ़ी का इस्लाम में यकीन कम होगा। स्कूलों में मजहबी और अखलाकी तालीम को जरूर लागू करना चाहिए। अगर ये पॉलिसी जारी रही तो बांग्लादेश का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। इस्लामिक मूवमेंट बांग्लादेश के अमीर सैयद रेजाउल करीम ने कहा कि म्यूजिक और डांस बच्चों में करप्शन
और अखलाकियात के खात्मे को बढ़ावा देगा। बुनियाद परस्त ग्रुप्स ने यूनुस इंतजामिया को वार्निंग दी है कि अगर प्राइमरी स्कूलों में कला टीचर्स की तकर्रूरी की गई तो सड़क पर मुजाहिरे होंगे। जब तक मजहबी टीचर्स की भर्ती नहीं होती वो तहरीक जारी रखेंगे। उनका दावा है कि ये कदम इस्लाम और कुरान के उसूलों के खिलाफ है। हाल ही में देहरादून में हुई तबाही के बाद अब चमोली जिले के नंदानगर में 2 जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इस वाकये में 3 गांव बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बुध की देर रात नंदानगर घाट इलाके में अचानक हुई इस कुदरती आपदा से कुंतरी, लगाफली और धुरमा गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई। बताया जा रहा है कि इस कुदरती आपदा में मलबे की चपेट में आने से 32 घर तबाह हो गए हैं और खेल खलिहान तबाह हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंतरी, लगाफली में 8 लोग और धुरमा गांव में 2 लोग लापता हैं। घटना की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया, SDRF और NDRF की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव का काम शुरू किया। हालांकि लगातार बारिश और रास्ता बंद होने की वजह से बचाव कामों में रुकावट आ रही है। CM पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस आपदा के बाद मोक्ष नदी का पानी का लेवल भी बढ़ चुका है, जिससे मकामी लोगों में डर का माहौल है। इंतजामिया ने मुतासिरा इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया और लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं हो पाया है, लेकिन ये साफ है कि ये आफत इलाके के लिए एक अहम चैलेंज साबित हुई है। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। CM नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि CM नीतीश स्वयं सहायता भत्ता मंसूबे के तहत अब ग्रेजुएट पास नौजवानों को भी हर महीने 1000 रुपए का भत्ता देंगे। इस मंसूबे का मकसद उन नौजवानों की मदद करना है जो रोजगार की तलाश में हैं। व्यवस्था करने और 30 नवंबर 2025 तक EVM की उपलब्धता के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। पीठ महाराष्ट्र में लंबित निकाय चुनावों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने मई में एक अंतरिम आदेश जारी कर 4 महीने यानी कि सितंबर तक चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस पर जस्टिस कांत भरत उठे। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को पहले दी गई समय सीमा की याद दिलाते हुए कहा, क्या चुनाव हो चुके हैं? आदेश में मई में पारित किया गया था, चुनाव 4 महीने में होने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही उसका कोई खुद का रोजगार होना चाहिए। एप्लीकेंट को सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ये सब शामिल है। ये फैसला बिहार में आने वाले चुनाव से पहले आया है, जिसे नीतीश सरकार का नौजवानों को साधने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का ये कदम राज्य में बेरोजगारी की परेशानी को कम करने और नौजवानों को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कोशिश है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस फैसलाकुन मुहिम लगातार जारी है। इसी में बीजापुर और गढ़चिरौली में चलाए गए अलग अलग कार्रवाइयों में 4 माओवादी मारे गए हैं। इन कामयाब मुठभेड़ों के साथ ही मरकज और सूबाई सरकारों की हथियार डालने की पॉलिसी का असर भी दिखाई दे रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक कुल 12 नक्सलियों ने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए हथियार डाले हैं। इन खुद सुपुर्द नक्सलियों में कई इनामी रुकन शामिल हैं, जिनके ऊपर कुल 18 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। ये इस बात का इशारा है कि नक्सली तंजीम कमजोर पड़ रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जिसके तहत माओवादियों को तरक्कियाती मंसूबे से जोड़ने और दोबारा बसाने का मौका देने के साथ साथ हथियार न डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो रंग ला रही है। वजारत दाखिला ने 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का हदफ रखा है और ये लगातार कामयाब ऑपरेशन से इस हदफ के हुसूल की सिमत में एक अहम कदम है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर उन्हें हैप्पी बर्थडे लिखकर विश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन समेत दुनिया के कई लीडरान ने उन्हें मुबारकबाद दी। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें यौम पैदाइश पर बुध को दुनिया भर के लीडरान ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से जगमगा उठी। इस दौरान बुर्ज खलीफा पर उन्हें हैप्पी बर्थडे लिखकर विश किया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के साबिक पीएम
ऋषि सुनक समेत कई आलमी लीडरान ने पीएम मोदी को यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। पुतिन ने मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए भारत और रूस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनकी तारीफ की। क्रेमलिन की वेबसाइट पर शाये मुबारकबाद के पैगाम में पुतिन ने कहा, आपने हुकूमत के तौर पर अपने कामों के जरिए अपने मुल्क के रहने वालों से सबसे ज्यादा इज्जत हासिल की और आलमी फोरम पर खासा असर छोड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी के क़यादत में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और तकनीकी शोबों में भी काबिले जिक्र कामयाबी हासिल की है। इससे एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अच्छा मित्र बताया। उन्होंने कहा, आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ हासिल किया है। हमने मिलकर भारत और इजराइल की दोस्ती में बहुत कुछ हासिल किया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।